साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी पहले वाली कक्षाओं में क्या पढ़ चुके थे? समाजवाद के बारे में पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम जानेंगे दोस्तों पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं दोस्तों कि जब भारत का विभाजन हुआ था ना, तो भारत दो टुकड़ों में बटा था, भारत और पाकिस्तान में। आखिरकार ये पाकिस्तान क्यों अलग हुआ भारत से? आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो एक्चुअली पता है क्या हुआ था? 1906 में क्या हो गया था दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। मुस्लिम लीग ने क्या है, समय समय पर मुसलमानों के हितों के लिए मांग उठाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण अंततः वो क्या है, पाकिस्तान मतलब मुसलमान धर्म के आधार पर एक देश बनाने में कामयाब हो चुका था। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि जब भारत आज़ाद हो रहा था या फिर भारत आज़ाद जब टुकड़ों में बट रहा था, तो भारत ने क्या किया था? भारत ने क्या कहा था दोस्तों कि सभी धर्मों का वेलकम है, जो आए उसका स्वागत, जो ना आए उसका भी स्वागत। ठीक है, जिसको आना है आओ और जिसको नहीं आना मत आओ। हमारे देश में जो आएगा हम क्या है उसका अच्छे से स्वागत करेंगे। पाकिस्तान ने क्या किया दोस्तों? अपने देश का एक धर्म डिक्लेयर कर दिया कि हम तो सिर्फ मुस्लिम कंट्री हैं, यहाँ पर तो सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल पैदा होता होगा कि मैम, जब मुसलमानों के आधार पर मतलब मुस्लिम के आधार पर देश बन चुका था, तो भारत में ये मुस्लिम क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ये है दोस्तों कि ये देश सिर्फ आपका नहीं है। यहाँ पर क्या है, धर्म के नाम पर तो बात ही नहीं की जाएगी, धर्म के नाम पर तो बात नहीं की जाएगी। ये देश सिर्फ आपका नहीं है, यहाँ रहने वाले सभी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सब धर्मों का एक जैसा विकास किया जाएगा, उनको एक जैसा माना जाएगा, किसी को बड़ा या छोटा नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब सिलेक्टिव चीज़ चुनी किसने? पाकिस्तान ने, मतलब एक धर्म चुना सिलेक्टिव। अगर मैं आपको ये कहूँ ना कि जाओ अपने कॉलेज में जाओ और क्या है 50 स्मार्ट लड़कों को ढूंढ के लाओ, किसी की नज़र में स्मार्ट कैसा होगा कि वो दिखने में स्मार्ट है, और किसी की नज़र में स्मार्ट कैसा होगा कि वो इंटेलिजेंट है या फिर उसके अंदर क्वालिटी है। मतलब हर बंदे का क्राइटेरिया अलग होगा स्मार्ट दिखाने का। ठीक है, और आपने क्या उसमें से 50 लड़के आप छटनी करके दिखाए कि ये लड़के स्मार्ट है। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो स्मार्ट है उनका जो क्राइटेरिया होगा दोस्तों कैसा हो गया? सिलेक्टिव क्राइटेरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उनके उनके आसपास और कोई नहीं है, उनके पास क्या सिर्फ स्मार्ट बंदे हैं। जो 50 लड़के हैं वो सभी स्मार्ट हैं। अब उनके अंदर झगड़ा शुरू होगा कि कौन ज़्यादा स्मार्ट है, मैं ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तू ज़्यादा स्मार्ट है, कौन ज़्यादा स्मार्ट होगा। अब क्या है, उस ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगा? झगड़ा होना। इसी तरह क्या था दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर भी झगड़ा शुरू हो जाता है। पाकिस्तान ने सिलेक्टिव चुना, मतलब मुस्लिम धर्म चुना, सिर्फ एक धर्म चुना। अगर वो डाइवर्सिटी चुनता तो क्या है, शायद पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। ठीक है, अब क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, इन दोनों के बीच क्या होता है दोस्तों? जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले होते हैं ना, वो पूर्वी पाकिस्तान वालों को बोलते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। इसका मतलब कि तुम बंगाली मुसलमान हो, तुम 5 फुटे हो और तो 6 फुटे जबरू पठानी है, तुम असली मुसलमान नहीं हो, असली मुसलमान तो हम हैं। अच्छा, तो इसके कारण क्या हुआ, बंगाली बहुत परेशान हो गए कि ये तो हमें सत्ता में भी नहीं आने दे रही जनता। अब क्या थी दोस्तों, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार को ही पसंद करती थी, पूर्वी पाकिस्तान में तो जनता सत्ता में भी नहीं लेके आने दे रहे थे वो पश्चिमी पाकिस्तान वाले। ठीक है, इससे परेशान होकर क्या है दोस्तों, पाकिस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं। सिलेक्शन चीज़ों को तोड़ता है, सिलेक्टिविटी चीज़ों को तोड़ती है, संभव है उसके टुकड़े होना। अगर हम कोई एक चीज़ लेते हैं तो उसका टुकड़े होना संभव है। और इसीलिए दोस्तों 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट कर अलग हो गया, जिसका नया नाम क्या पड़ा? बांग्लादेश। भारतीय सहायता से क्या है, पूर्वी पाकिस्तान ने अपना एक नया देश बनाया जिसका नाम रखा बांग्लादेश। ओके, अब एक बात बताओ, भारत पंथनिरपेक्ष देश है या फिर धर्मनिरपेक्ष? इस आपको तो ये लगता हो कि दोनों क्या है, पर्यायवाची हैं। एक्चुअली ये पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। पंथनिरपेक्ष का मतलब अलग होता है और धर्मनिरपेक्ष का मतलब अलग होता है। आपने नोटिस किया होगा कि भारत के संविधान में पंथनिरपेक्ष या फिर भारतीय प्रस्तावना में भी क्या वर्ड यूज किया गया है? पंथनिरपेक्ष शब्द यूज किया गया है। अब इसका मतलब जान लेते हैं। एक पहले हम धर्मनिरपेक्ष का मतलब जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों?
धर्म जो ना द्विधातु से बना है। किससे बना है? द्विधातु से। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? धारणीय। जो चीज धारणीय है, भारत उसके प्रति क्या है? भारत उसके प्रति निरपेक्ष कैसे हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? कि भारत क्या है? सभी धर्मों से दूर रहेगा। ये थोड़ा ना सभी धर्मों से क्या रहेगा? दूर रहेगा, दूर रहेगा। ये थोड़ा ना नेगेटिविटी दिखाता है, कि नेगेटिविटी साउंड दिखाता है कि धर्मों से दूर रहेगा, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं थी दोस्तों। भारत में क्या है? वास्तविकता के आधार पर क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, बहुत सारे धर्म थे। यानी कि भारत में क्या था? बहुत सारे धर्म थे। हमने मल्टीपल रिलीजन चुने थे। ओके, अब क्या है कि पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? कि भारत का कोई एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। भारत के सभी धर्मों का क्या करेगा? विकास करेगा। तो भारत क्या है दोस्तों? एक पंथ निरपेक्ष देश है, ना कि धर्मनिरपेक्ष। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हमें क्या देता है दोस्तों? नेगेटिविटी। ठीक है, नास्तिक दिखाता है कि भारत क्या है? नास्तिक है, कि भारत धर्मों से दूर रहेगा। ठीक है, इसलिए हमारा देश क्या है? पंथ निरपेक्ष। आशा करती हूँ कि आपको ये पहली बार पता चला होगा कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में क्या अंतर। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ, अभी मैं इसमें इंक डाल लेती हूँ। इसकी ना बार में सूख जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? हमने ये पंथ निरपेक्ष को धर्मनिरपेक्ष को जान लिया। इसके बाद क्या जानते हैं हम दोस्तों? लोकतंत्र के बारे में। इसके बारे में लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में क्या है दोस्तों? हम अपनी पहले वाली कक्षा में बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए हम लोकतंत्र के बारे में इतना नहीं पढ़ेंगे। बस ये पढ़ेंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। मतलब क्या है? जो सरकार चुनी जाएगी दोस्तों, वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है जिसे हमें समझना चाहिए? गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य, ये हमारी प्रस्तावना के शब्द है दोस्तों, इनको आज हम कवर कर लेंगे पूरा। गणराज्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जो देश का प्रधान होता है ना, क्या है दोस्तों? देश का प्रधान व्यक्ति। क्या है दोस्तों? देश का प्रधान व्यक्ति वंश के आधार पर न चुना जाए। इसका मतलब क्या हुआ? वंश के आधार पर न चुना जाए, बल्कि वो क्या है? चुनाव, इलेक्शन के द्वारा चुना जाए देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, देश का प्रधान व्यक्ति। अब क्या है दोस्तों? आपने यूके में देखा होगा, क्या है देखा यूके में, कि वहां तो राजा का बेटा क्या बनता है? राजा का बेटा क्या बनता है? प्रधान व्यक्ति बनता है। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या होता है? यहाँ पर राजा का बेटा क्या बनेगा? देश का प्रधान व्यक्ति बनेगा। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आप कहोगे कि मैम हमें तो क्या है, जो हमारी संसदीय प्रणाली है, हमने कौन सी प्रणाली चुनी है दोस्तों? संसदीय प्रणाली। वो कहाँ से ली है? हमने यूके से ली है। कहाँ से ली है? यूके से। ठीक है, तो यूके में तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मतलब जो वहाँ का राज्य है ना दोस्तों, वो सिर्फ अपनी मनमानी नहीं चला सकता। वहाँ पर उसके ऊपर क्या है? संविधान है। अगर वो कुछ गलत कार्य करेगा तो संविधान उसको सजा देगा। राज्य है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, तो यूके में क्या है दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और भारत में क्या है दोस्तों? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम है। अब आपके मन में सवाल आया कि मैम भारत कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी तो अपना सकता था। नहीं दोस्तों, भारत ने सोचा था एक बार कि हम ये भी अपना लें, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि भारत में इतने सारे राजा होते थे उस टाइम पर कि, लेकिन उनमें से एक भी सर्वश्रेष्ठ राजा नहीं था जिसको हम क्या चुन सकें? राजा चुन सके, हमारा प्रधान व्यक्ति चुन सके। राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? हमारा प्रधान व्यक्ति होता है देश का। राष्ट्रपति क्या होता है? हमारा प्रधान व्यक्ति होता है देश का। ठीक है, प्रधान व्यक्ति होता है, और यही क्या होता है? देश का पहला नागरिक माना जाता है। आशा करती हूँ ये समझ में आया होगा। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए, उसके बाद क्या आता है? न्याय। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है दोस्तों? प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा? सामाजिक, उसके बाद आता है हमारा आर्थिक,
उसके बाद आता हमारा राजनीतिक। अब क्या होता है दोस्तों, सामाजिक न्याय हम किसको कहते हैं? सामाजिक न्याय किसको बोलेंगे दोस्तों हम? समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान और सम्मानजनक स्थान रखता है। क्या बोला मैंने? कि जो समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति समान एवं सम्मानजनक स्थान रखता है। मतलब किसी व्यक्ति को क्या है, इस आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर क्या है दोस्तों, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। और क्या है, सरकार का क्या फर्ज बनता है सामाजिक न्याय के प्रति, कि अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, क्या है, अगर कोई पिछड़ा वर्ग है, क्या दोस्तों, अगर कोई जैसे महिला है या फिर पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, पिछड़ा वर्ग है, ये अपना क्या है अवसरों का फायदा नहीं उठा पा रही, तो सरकार का क्या फर्ज बनता है कि वो उनके लिए क्या लेकर आए, आरक्षण, उनके लिए रिजर्व सीट रखे। ठीक है। और जो इसके जैसे बसों में क्या होता है, लिखा होता है सीटों पर कि ये यहाँ पर सिर्फ महिलाएं बैठेंगी, तो इस आपके मन में ये आता होगा फिर ये समानता कैसे हुई, ये पुरुष और महिला में तो ये समानता होगी। अरे नहीं, ये आरक्षण देना क्या है, हमारा सामाजिक न्याय में आता है। ठीक है। अब हम समझते हैं आर्थिक न्याय के बारे में। आर्थिक न्याय क्या होता है दोस्तों, अगर कोई अर्थ के आधार पर तू पैसे वाला है, मैं तू गरीब है, तू पैसे वाला नहीं है, अगर इसके आधार पर किसी को वैल्यू नहीं दी जाती, तो वह व्यक्ति क्या करता है, आर्थिक न्याय की मांग करता है। किसकी मांग करता है दोस्तों? आर्थिक न्याय की मांग करता है। ठीक है। तो अब क्या होता है दोस्तों, आर्थिक न्याय का मतलब क्या है कि अर्थ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है, भेदभाव नहीं किया जाए। जो अर्थ है, जो गरीबी और अमीरी के बीच जो असमानता है ना, उसको दूर किया जाए। काम करने के अवसर सभी को क्या है, समान तरीके से प्रदान किए जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्थिक न्याय बोलते हैं। राजनीतिक न्याय किसको बोलेंगे दोस्तों? यानी कि जो राजनीतिक प्रक्रियाएं चलती है ना, वोट डालना, चुनाव में खड़े होना, अपना प्रत्याशी चुनना, ये सब किसमें आते हैं, हमारे राजनीतिक न्याय में। पुराने टाइम पर क्या होता था ना दोस्तों, जो वोट डालने का अधिकार होता था वो सिर्फ पैसे वाले लोगों को होता था, यानी कि जिनके पास इनकम ज्यादा है उनको ही क्या था, वोट डालने का अधिकार था। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के द्वारा, यानी अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आपको क्या है, वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है। तो इससे ये क्या दर्शाता है कि भारत में राजनीतिक न्याय दिया गया है, सभी को समान समझा गया है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मोदी जी चाय बेचने वाले थे। ठीक है। तो क्या है, गरीब थे, इसका मतलब चाय बेचने वाले थे, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्रधानमंत्री चुने गए। इसका मतलब क्या है कि भारत में जाति, लिंग, धर्म, अमीरी, गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ये राजनीतिक न्याय को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि भारत में स्वतंत्रता जो अपना वो है ना, जो क्या है अपनी प्रस्ताव में है, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई है दोस्तों? 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई गई। इसमें स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। सबसे पहले आती है हमारी विचार, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति के बाद आती है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता क्या भारतीय संविधान में दोस्तों दी गई है। अब इनका मतलब क्या है, हम एक एक करके इनको समझेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम किसको समझते हैं, विचार। आपने 1857 की क्रांति को तो जरूर सुना होगा। तो उसमें ना एक वो होता है वीर सावरकर, वो क्या कहते हैं कि 1857 की क्रांति को क्या नाम देते हैं, वो स्वतंत्रता संग्राम। उनके विचार से क्या थी 1857 की क्रांति? स्वतंत्रता संग्राम थी। क्या थी? स्वतंत्रता संग्राम। ये उनका विचार था। उन्होंने क्या 1857 में क्या नाम दिया? स्वतंत्रता संग्राम। इससे अंग्रेज क्या हो गए, भड़क गए कि अगर इसने क्या है अपने विचारों को समाज में फैला दिया तो हमारे लिए तो मुसीबत हो जाएगी। उसने कैसे किया? एक्सप्रेशन के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किया, अभिव्यक्ति के द्वारा क्या अपने विचार प्रस्तुत किए। अंग्रेज इस बात से बहुत डर गए दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है विश्वास।
अब क्या है, भारत के धर्म में, हिंदू धर्म में क्या थी, कुप्रथा थी। कौन सी? सती प्रथा, बाल विवाह, जो अंग्रेजों का विश्वास था कि भारत में ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सती प्रथा में क्या होता था दोस्तों कि अगर महिला का हस्बैंड मर जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो क्या महिला को क्या उसके साथ जला दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था, उसको साथ जला दिया जाता था। मतलब अंग्रेजों का विश्वास है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी तो जीने का अधिकार है। क्या जब महिला की डेथ हो जाती है, क्या पति को भी सती कर दिया जाता है? पति को सत हो जाता है, पति जला दिया जाता है? नहीं। तो फिर महिलाओं के साथ ऐसा क्यों? तो अंग्रेजों का विश्वास था कि सती प्रथा क्या हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, सती प्रथा खत्म हो जानी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। ये किसके थे दोस्तों विश्वास? अंग्रेजों के। लेकिन भारतीयों का विश्वास क्या था? जब अंग्रेज इनमें रुकावट पैदा कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज हमारे धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, हमारी रीतियों में क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। अब आता धर्म। भारत में क्या दोस्तों, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, चाहे कुछ भी हो, आपको कैसा भी धर्म मानने के लिए क्या किया जाता है, एग्री किया जाता है कि आप कोई सा भी धर्म अपनाएं और चाहे किसी भी धर्म की उपासना करें, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करें, आपको कोई भी रुकावट नहीं होगी, कोई भी रोक टोक नहीं होगी। आई थिंक ये समझ में आ गया है स्वतंत्रता कितने प्रकार की दोस्तों, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके बाद क्या आता है, समता कितने प्रकार की दोस्तों हमारे यहाँ पर, समता कितने प्रकार की? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की। समता 2 प्रकार की। ठीक है, आज इतना पढ़ना जरूरी नहीं है। अब हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? क्या यह संविधान का अंग है? ये सवाल तो आपके मन में बहुत बार उठता होगा ना, संविधान का अंग है या नहीं। तो क्या होता है दोस्तों, 1960 में एक केस आता है, जिस केस का नाम क्या है, बेरूबारी केस। कौन सा केस है दोस्तों? बेरूबारी। उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है हमारी कि जो प्रस्तावना है ना, वो संविधान का प्रेरणा स्रोत तो हो सकता है, लेकिन संविधान का अभिन्न अंग नहीं हो सकता। कौन सा केस है दोस्तों? बेरूबारी केस 1960। इसमें क्या है, इसको अंग नहीं माना गया। ठीक है, फिर एक केस आता है हमारा शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, बनाम भारत सरकार वाद। ये कब होता है दोस्तों? 1951 में। ठीक है, और इसके बाद आता है हमारा सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, और एक आता है हमारा गोलकनाथ बनाम पंजाब। ये कब होता है दोस्तों? 1967 में। ठीक है, और ये कब होता है हमारा? 1965 में। ठीक है, अब इन तीनों केसेस में क्या कहा गया कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, वो उसका सिर्फ प्रेरणा स्रोत हो सकती है, हम उसको क्या संविधान का हिस्सा नहीं मान सकते। इन तीनों केस में क्या है, फिर से संविधान प्रस्तावना को क्या है, अभिन्न अंग मानने से मना कर दिया। लेकिन दोस्तों समय में परिवर्तन जरूर होता है। ठीक है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को ये बात देर से समझ में आई कि प्रस्तावना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रस्तावना क्या थी एक्चुअल में, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके मस्तिष्क का दर्पण थी। अब क्या है, धीरे धीरे जो संविधान निर्माता थे उनकी मृत्यु होती जा रही थी। तो ठीक है, तो लोग उनको याद दिला रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट वालों, संविधान निर्माता की धीरे धीरे मृत्यु होती जा रही है, अब तो इसको अभिन्न बना दो। तो फिर क्या होता है दोस्तों, केशवानंद भारती केस आता है। कौन सा केस आता है हमारा? केशवानंद भारती बनाम केरल। इसकी
तारीख मुझे याद नहीं है अच्छे से, बाद में बता देती हूँ आपको। इसमें क्या होता है, इस केस में क्या बताया जाता है दोस्तों, शायद 1973 में आया था ये, एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसमें संविधान क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न अंग है, बहुत महत्वपूर्ण सम्मानीय अंग है। देर से समझ में आया सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन आ तो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपके मन में सवाल आएगा, क्या मैम हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? तो इसी केस में क्या होता है दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल केस में क्या होता है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये आदेश देती है कि संविधान के हम किसी भी भाग में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते जिसमें क्या है संविधान की आधारभूत संरचना को नुकसान हो जाए। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, प्रस्तावना में क्या है, 42वें संशोधन के द्वारा क्या होता है, समाजवाद, उसके बाद समाजवाद पंथनिरपेक्ष, और क्या है दोस्तों, हमारा क्या जोड़ा जाता है, अखंडता शब्द क्या है इसमें जोड़ा जाता है। इसमें क्या संशोधन करके तो जोड़ा गया था, इसका मतलब क्या है, भारत में संविधान के सभी भागों में क्या किया जा सकता है, हमारा संशोधन किया जा सकता है। आज हमारी प्रस्तावना क्या है दोस्तों, समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आएगा, और अगर समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद साथियों।